नमस्कार दोस्तों। नेशनल इवेंट्स में आज हम लोग अगला लेक्चर देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि पोषण ज्ञान डिजिटल कोष यह अभियान किसके द्वारा चलाया गया है। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया है, तो ये करेक्ट आंसर है नीति आयोग। आप देख लेंगे। और चलिए आज के कौन क्वेश्चन है देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 100% पाइप वाटर कनेक्शन से यह कौन स्टेट को यह 100% पाइप वाटर कनेक्शन अचीव करने के टारगेट अचीव करने के लिए यह दर्जा मिला है। तो यह स्टेट है गोवा। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेट कौन है जो कि 100% पाइप वाटर कनेक्शन टारगेट को अचीव किया। गोवा। देखिए, इससे रिलेटेड न्यूज़ में आपने कहीं कहीं तेलंगाना पढ़ा होगा, कहीं पुडुचेरी पढ़ा होगा, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। पहला स्टेट गोवा बना है, दूसरा स्टेट तेलंगाना बना है, तीसरा स्टेट बना है अंडमान निकोबार और चौथा स्टेट बना है पुडुचेरी। ठीक है, तो यह तीनों याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पहला स्टेट पूछा जाएगा, गोवा याद रखेंगे। और गोवा से रिलेटेड एक और खबर याद रखेंगे, गोवा फर्स्ट स्टेट बना है जो कि रेबीज फ्री हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का कौन ऐसा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश बना है जो कि रेबीज फ्री हुआ है। तो इसका आंसर होगा गोवा। आप गोवा से दोनों खबर याद रखेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक गो एयर फ्लाइट है, आपने कभी जर्नी किया होगा इस पर। यह 2005 से ऑपरेशन में है, वाडिया ग्रुप का फ्लाइट है। इसने अपना नाम अभी बदल दिया है और इसने अपना नाम कर लिया है गो फर्स्ट। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा अभी एयरलाइन है जो कि अपना नाम बदल लिया है। तो गो एयर अपना नाम चेंज कर लिया है गो फर्स्ट। ठीक है। एक बना है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। देखिए, एग्रीकल्चर में बूस्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यह सेंटर बनाया गया है। तो यह बनाया कहाँ गया है? पुणे में बनाया गया है। अगर मेंस आप देंगे तो वहाँ पे अगर ऐसे ऐसे टॉपिक को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक को अगर डालते हैं तो आपका आंसर अच्छा होता है। तो खैर डिटेल में इसको मेंस में पढ़िएगा। अभी प्रीलिम्स के लिए इतना जानिए कि यह सेंटर बन रहा है पुणे में। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। बस एक ही इसमें लाइन इम्पोर्टेंट है कि कहाँ बन रहा है, पुणे। इससे ज़्यादा प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा। एक है न्यूज़ स्मार्ट सिटी मिशन। अगर हम स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर के तहत इसको चलाया जाता है। और स्मार्ट सिटी मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में झारखंड को पहला रैंक मिला है। यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पूछा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी मिशन में पहला रैंक, इम्प्लीमेंटेशन में पहला रैंक किसे मिला है? तो झारखंड का मिला है। अब देखिए यहाँ पे, अब सेकंड रैंक मिला है राजस्थान को। हालांकि सेकंड नहीं पूछा जाएगा। अपना बिहार का देख लीजिए, अपना बिहार इसमें 27 रैंक पे है, काफ़ी नीचे है। देखिए, पड़ोसी राज्य झारखंड 1 नंबर पे है और हम मतलब नीचे ही हैं, 27 नंबर पे हैं। तो आप याद रखेंगे 2 रैंकिंग इसे स्मार्ट सिटी मिशन के रैंकिंग में 1 नंबर पे झारखंड और बिहार 27 नंबर पे। एक खबर है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से। देखिए, वेस्ट बंगाल अभी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के लिए एक बिल पारित किया है। तो खबर यही है कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के लिए एक बिल पारित किया है वेस्ट बंगाल। आप याद रखेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और खबर है, हम देख लेते हैं। अभी तक भारत में 6 स्टेट हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है। वो कौन कौन से स्टेट है आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह स्टेट है बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये टोटल 6 स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली का जिक्र संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 169। ठीक है। अब देखिए, कुछ पॉलिटी का कुछ टॉपिक इससे देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो बिहार में या किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने या हटाने का रूल क्या है? तो वहाँ की किसी भी राज्य की विधानसभा अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ
एक बिल पास कर दे और वह बिल अगर पार्लियामेंट में भेजे और पार्लियामेंट भी उस बिल से एग्री कर जाए, तब उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जा सकता है या हटाया जा सकता है। देखिए, बनाने या हटाने दोनों का रूल यही है। विधानसभा 2/3 मेजोरिटी के साथ एक बिल पास करे और वह बिल पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट उस बिल को एग्री कर जाए उस बिल पे, और पार्लियामेंट भी उस बिल को अपने मेजोरिटी से पास कर दे, मतलब ध्वनि मत से जैसे भी हो पास कर दे, तो माना जा सकता है कि उस स्टेट में विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हो सकती है, मतलब बनाया जा सकता है या उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यह अभी वेस्ट बंगाल क्या किया है कि अपने विधानसभा में बिल पास करके पार्लियामेंट को भेज दिया है, लेकिन पार्लियामेंट से ही पास नहीं हुआ है। तो अभी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि अभी भारत में कितने स्टेट में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो आप 6 स्टेट याद रखेंगे: बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, यूपी, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। अब देख लेते हैं बिहार में कितना सीट है, यह पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विधानसभा की बात करें, इसमें 243 सीट है, और विधान परिषद की बात करें, इसमें 75 सीट है। ठीक है, आप दोनों याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में नंबर पूछा गया है। दूसरा बात इसमें देख लेते हैं कि विधान परिषद का एज कितना होता है। विधान परिषद की अगर एज की बात करें, 30 साल जिसका होगा वह इसमें चुना जा सकता है। और विधानसभा की बात करें तो इसमें विधानसभा में 25 साल होता है, और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें टाइम होता है आपका 6 साल, बस राज्यसभा की तरह होता है। तो थोड़ा सा यही अंतर है। आपके लिए न्यूज़ यही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी किस स्टेट में बनाने की चर्चा हो रही है, जो अपनी बिल पास करके सांसद में पार्लियामेंट में भेजा है, तो वह है वेस्ट बंगाल। बाकी सब जो है स्टेटिक है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो ये 6 स्टेट है, आप याद रखेंगे। और ये जो प्रक्रिया है हटाने की या बनाने की, ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एक ये भी याद रखेंगे कि 1/3 होना चाहिए, मतलब विधान परिषद की संख्या, विधानसभा की संख्या अगर 100 है तो विधान परिषद की संख्या उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये 2-3 फैक्ट है, आप पॉलिटी एक बार देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी खूब पूछा है। एक न्यूज़ है पासा एक्ट। पासा एक्ट लाया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह चर्चा में इसीलिए रहा कि यहाँ के एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी, प्रफुल्ल पटेल इसके एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। देखिए, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, बिहार में राज्यपाल कहा जाता है, गवर्नर कहा जाता है, और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में आपको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। तो नाम यूनियन टेरेटरी में कहीं कहीं आपको अलग मिलेगा, स्टेट में तो गवर्नर ही मिलता है, लेकिन यूनियन टेरेटरी में नाम आपको अलग अलग मिलता है। तो प्रफुल्ल पटेल इसके एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। इनके जाने के बाद यहाँ पे एक रूल आया था लक्षद्वीप डेवलपमेंट पॉलिसी 2021। इस रूल में कहा गया, हालांकि बहुत 4-5 रूल था ऐसा जिस पर विवाद था, लेकिन 2-3 रूल ऐसा था जिस पर ज़्यादा विवाद हुआ। एक रूल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें कहा गया कि 1 साल तक किसी भी व्यक्ति को हम हिरासत में रख सकते हैं, मतलब जेल में रख सकते हैं, लेकिन कारण नहीं बताएंगे, और 1 साल तक हम उस व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं। या अगर अंदेशा हो जाए कि यह व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, अहिंसक काम कर रहा है, तो उसको 1 साल तक जेल में रख सकते हैं, लेकिन कारण नहीं बताएंगे। जबकि आप फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 22 पढ़ते होंगे, तो उसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप हिरासत में लेते हैं या वारंट जारी करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो उसको कारण बताना ज़रूरी है। अगर आपके घर पुलिस आती है, बोलती है कि मिस्टर आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको हम थाना ले चलेंगे, तो आपका ये राइट है, आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या जुर्म मैंने किया है बताइए। अगर आपने कुछ किया होगा तो कोर्ट का ऑर्डर दिखाएगा वो,
कि देखिए कोर्ट का ऑर्डर आपके नाम पे आएगा, आपको गिरफ्तार करना है, बिना आपको कुछ दिखाए, बिना बताए पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये आपका आर्टिकल 22 कहता है, जो आपका फंडामेंटल राइट है। तो अगर यह बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा था। इसी बात पे पासा एक्ट पे विवाद रहा और लोगों ने बहुत विरोध किया कि प्रफुल्ल पटेल को वहाँ से हटाया जाए। बाकी ये सब चीज़ें जो है वो अलग बात है, आप उसके डिबेट में मत जाइए। आपको बस यही जानना है कि पासा एक्ट अभी कौन से स्टेट में या यूनियन टेरेटरी में लाया गया, तो लक्षद्वीप में लाया गया है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। एक न्यूज़ है असम का। देखिए असम का 3-4 खबर है, मैंने एक ही जगह क्लब कर दिया है कि एक ही जगह आपको 4 खबर मिल जाए। असम में भी हुआ है कि एक गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया है। गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया असम में। इनका काम क्या होगा, ये 2-3 जिला का एक गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया है। और जो भी सेंटर स्टेट का जो प्लान होता है, जो भी योजना होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन को ये देखेंगे। देखिए अगर कायदे से देखें तो बहुत अच्छा चीज़ है कि जो भी योजना, आप नहीं देखते हैं कि कभी कोई रोड बनता है तो लोग कहता है अरे पंचवर्षीय योजना चल रहा है, 4 साल से रोड बन ही रहा है, पुल 4 साल से बन ही रहा है। तो जो भी योजना चल रही है, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की हो, उस योजना को ये निगरानी करेंगे। बहुत अच्छा, अगर इनिशिएटिव, अगर अच्छा से काम करते हैं तो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। 2 या 3 जिला में एक गार्जियन मिनिस्टर होंगे जो सिर्फ प्लान को देखेंगे कि जो भी प्लान योजना चल रहा हो वो डिले नहीं हो। तो अब देखिए कितना इस पे काम होता है, और गार्जियन मिनिस्टर होते हैं कितना अच्छा काम करते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है असम। दूसरा एक और न्यूज़ है कि पहला स्टेट बना है असम जो कि ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया है। ये फर्स्ट स्टेट बना है असम जो ऐसा किया, ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया है, तो ये भी याद रखेंगे। तीसरा एक और न्यूज़ असम से है कि फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट बन रहा है असम में। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी आप याद रखेंगे। एक और न्यूज़ इसी से रिलेटेड है असम से, वो है कि देहिंग पटकई है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह असम का 7th नेशनल पार्क बना है। और ये फेमस किस लिए है, ये हाथी के लिए है। यह हाथी के लिए फेमस है देहिंग पटकई। तो आप याद रखेंगे असम का 3-4 न्यूज़ है। पहला तो गार्जियन मिनिस्टर बनाया है असम। दूसरा ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम जारी करने वाला पहला स्टेट बना है असम। तीसरा न्यूज़ की बात करें तो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट बना है असम में। और चौथा न्यूज़ की बात करें तो देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो एक 7th नेशनल पार्क बना है असम का, एलिफेंट के लिए फेमस है, वो भी है असम में ही। और असम में एक और पार्क है जो बहुत फेमस था कुछ दिन पहले, उसका नाम है रायमोना रिजर्व। ये 6th नेशनल पार्क बना था कुछ दिन पहले। तो आपसे पूछा जा सकता है देहिंग पटकई कहाँ पे है या रायमोना कहाँ पे है, दोनों की अगर जिक्र हो तो आप आंसर मारेंगे असम। तो थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन यहीं पे बैक टू बैक है, आप इसे ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है वाटर फॉर वाटर फार्मूला। देखिए 2 स्टेट के बीच में बहुत दिन से आप देखेंगे कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में विवाद था। महाराष्ट्र का जो कुछ क्षेत्र है जो कि पानी कम होता है वहाँ पे, तो सूखा होता है, और वहाँ पे जो किसान हैं उनको दिक्कत होता है खेती करने में। और सेम कंडीशन महाराष्ट्र का विदर्भ वाला भी एरिया है। तो इन दोनों के बीच में विवाद रहता है पानी को लेके, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो नदी के पानी को एक स्टेट रोक लेते हैं, दूसरे स्टेट में जाने नहीं देते हैं। तो यही बहुत दिन से विवाद था। लेकिन अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र
दोनों इस विवाद से निजात पा लिए हैं और दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया है कि हम अब मतलब जो विवाद था सुलझा लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाटर फॉर वाटर फार्मूला किन दो स्टेट के बीच में अभी चर्चा में रहा है? तो यह आंसर होगा कर्नाटक और महाराष्ट्र। अब देखिए पॉलिटी में इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक वाटर डिस्प्यूट का नदी जल विवाद आप देखेंगे, दो स्टेट के बीच में अगर नदी जल विवाद होता है तो वहाँ पे दो कंडीशन होता है। पहला तो एक आप कोर्ट में जाइए और दूसरा कंडीशन होता है कि पार्लियामेंट उस पर कानून बनाएगी। तो आर्टिकल 262 कहता है कि नदी जल बंटवारा का जो भी होगा इसका समाधान करेगी पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट इसका समाधान करेगा। आर्टिकल 262 कहता है और यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, तो आप इसे याद रखें। एक और आर्टिकल है 263, ये भी बीपीएससी पूछ चुका है। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। ये है इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है। इसमें सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेशन करते हैं दोनों। एक साल में लगभग इनका 3 बार बैठक होता है और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हैं, मतलब जो भी प्रशासक हैं, वो आते हैं और बैठक होती है और इसको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री। और साल में लगभग 3 बार ऐसा बैठक होता है, वहाँ पे ये लोग डिस्कस करते हैं। इसका नाम है इंटर स्टेट काउंसिल। यह आर्टिकल 263 में, और बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि आर्टिकल 262 किससे संबंधित है और आर्टिकल 263 किससे संबंधित है। दोनों आप याद रखेंगे। 262 है वाटर डिस्प्यूट से और 263 है इंटर स्टेट काउंसिल से। देखिए यहाँ पे लास्ट में 3 है और यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल ये 3 डिजिट है, तो थोड़ा सा इसे आप रिलेट कर लेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नदी है, दो अक्षर का है, यहाँ पे 2 है, 2 अक्षर का है। तो थोड़ा सा देखिए ऐसे थोड़ा याद करके ना आप एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। एक मिजोरम चर्चा में रहा। देखिए मिजोरम का न्यूज़ पढ़ के ना एकदम यूरोप वाली फीलिंग आ गई। ये पहला ऐसा स्टेट बना है कि जो जनसंख्या पे मतलब प्राइज़ दे रहा है कि अब जो जनसंख्या बढ़ाएगा जो फैमिली, उसको प्राइज़ दिया जाएगा। देखिए मिजोरम मिनिस्टर अनाउंस 1 लाख कैश प्राइज फॉर हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन। मतलब जो भी फैमिली में सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे उस फैमिली के गार्जियन को 1 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है मिजोरम। अब देखिए मिजोरम ऐसा कर क्यों रहा है। मिजोरम में वहाँ पे जनसंख्या कम हो गई है। अब इस समस्या जो यूपी बिहार हम लोग को तो हो नहीं सकती है, क्योंकि हम ही लोग तो लीड कर रहे हैं भारत की जनसंख्या को। और जनसंख्या का सबसे बड़ा अगर टारगेट कहें तो वह है एजुकेशन। जहाँ पे आप देखिएगा एजुकेशन ज़्यादा है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे एजुकेशन कम है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। डायरेक्ट उसका रिलेशन होता है पॉपुलेशन का एजुकेशन से। दूसरी बात, अब देखिए यूपी की बात कर लेते हैं। यहीं पे यूपी पहला स्टेट बना है जो कि पॉपुलेशन पर बिल लाया है। पिछले साल बिल लाया है यूपी, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन पे बिल लाया है। ऐसा पहला स्टेट बना है यूपी, जो कि बहुत ही यह इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं बताता हूँ अभी कैसे इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए मिजोरम की बात करें, मैंने बताया था कि एजुकेशन से बड़ा रिलेटेड होता है। तो मिजोरम का जो एजुकेशन देखेंगे 91.58% इसका लिटरेसी रेट है। यहाँ पे सेक्स रेशियो देखेंगे 975 है। मतलब यहाँ पे हर चीज़ अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, सेक्स रेशियो अच्छा है। और इसका कंपेयर आप बिहार और यूपी से कर लेंगे, आपको पूरा पता चल जाएगा। देखिए जो पॉपुलेशन होता है वो टोटल फर्टिलिटी रेट से डिपेंड करता है कि कितना टोटल फर्टिलिटी रेट है। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो अगर ग्लोबल लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे 2.1% है टोटल फर्टिलिटी रेट। मतलब एक लेडी, अब 2.1 है, परसेंट मत कहिए इसको, 2.1 है। एक लेडी अपने जीवन में टोटल 2.1 बच्चों को जन्म दे रही है, जो कि एक अच्छा है, ये होना चाहिए, ऐसा ही इतना ही होना चाहिए।
और भारत की बात करें तो 2.2 है। मतलब भारत का जो जनसंख्या का रेट है, अभी टोटल फर्टिलिटी रेट है, लगभग ग्लोबल के करीब पहुंच चुका है। थोड़ा सा का अंतर है, तो आने वाले दिनों में वो भी हो जाएगा। और भारत की बात करें तो 2045 तक भारत की जनसंख्या 145 करोड़ होगी, और कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या 2045 तक स्टेबलाइज हो जाएगी, मतलब स्थिर हो जाएगी। तो भारत की जनसंख्या के लिए अभी कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप यह जनसंख्या स्थिर हो रही है, स्टेबलाइज हो जा रही है। और जनसंख्या का थोड़ा सा बढ़ना भी ज़रूरी है। जैसे देखिए, मिजोरम में नेगेटिव हो रहा है, जनसंख्या कम हो रहा है, तो यहाँ पर बूस्ट किया जा रहा है। जो छोटे छोटे कंट्री हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया वगैरह में देखेंगे, वहाँ पे जनसंख्या कम हो रही है यूरोप के कुछ कंट्री में, तो वहाँ पे जनसंख्या बूस्ट करने के लिए भी पॉलिसी लाई जाती है। इकोनॉमी चलाने के लिए जनसंख्या भी ज़रूरी है। तो भारत की जनसंख्या अभी ठीक है, इसको मतलब ऐसे कोई पॉलिसी लाने की ज़रूरत नहीं है। और पॉलिसी लाने से जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं होता है जब तक आप अवेयरनेस ना फैलाएं, एजुकेशन ना बढ़ाएं, हेल्थ सिस्टम नहीं बढ़ाएं, तब तक एजुकेशन, जैसा मैंने बताया कि एजुकेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपका पॉपुलेशन पे। तो ये सब चीज़ करने के बहाने कोई भी स्टेट सबसे पहले पॉपुलेशन बिल ला देती है, कहती है कि हम काम तो कर ही रहे हैं इस पर, हालांकि ये कोई काम नहीं है। इसको कह सकते हैं कि आप बेमन से काम कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो एजुकेशन पे अगर पॉपुलेशन पे अगर काम करना है तो एजुकेशन पे काम करिए, हेल्थ पे काम करिए, रोज़गार पे काम करिए। लोग जितने सिविलाइज होंगे उतना ही पॉपुलेशन कम होगा। आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं, जो व्यक्ति जितना ही अच्छा एजुकेटेड होगा, नौकरी चाकरी में होगा, उसका देखिएगा बच्चा 4, 5, 6 कम ही होगा। आप अपने खुद से देखिए ना, आप खुद पढ़े लिखे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में आप 4, 5, 6 बच्चे पैदा करने की सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिख लिए हैं। तो पॉपुलेशन का सीधा मतलब है आपका एजुकेशन से, जो आपने मिजोरम और यूपी से तुलना करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मिजोरम पहला स्टेट बना है जो कि बच्चों को, जिस फैमिली में ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ माता पिता को 1 लाख का कैश दिया जाएगा कि आपने एक अच्छा अचीवमेंट किया है। ऐसे आप याद रखेंगे, मिजोरम को ऐसा मतलब फर्स्ट स्टेट बना है। ठीक है, अगला न्यूज़ है दिव्यांग खेल केंद्र। देखिए, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के दिव्यांग लोगों को का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए देश में 5-6 दिव्यांग खेल केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो ये आपको नहीं जानना है कि 5-6 कहाँ बन रहे हैं, आपको सिर्फ जानना है कि फर्स्ट दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ बन रहा है। तो वो बन रहा है आपको अहमदाबाद में, गुजरात में बन रहा है। फर्स्ट दिव्यांग खेल केंद्र बन रहा है, ये फर्स्ट है आपका, अहमदाबाद में बन रहा है। और गुजरात से एक और खबर था, यहीं पे देख लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, ये कहाँ बन रहा है? ये भी गुजरात में बन रहा है। ठीक है, गुजरात का कौन सा जगह है? ये है गुजरात का केवड़िया। केवड़िया सिटी है गुजरात का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन रहा है। इस सिटी में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, कोई डीजल कोई पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी चलेगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सुंदर भी दिखता है। और आप भी अगर आने वाले दिनों में प्लानिंग कर रहे हैं गाड़ी लेने का, तो बेहतर होगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लें, जो आपके लिए सस्ता भी होगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा। एक है वेयान विलेज, चर्चा में रहा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। यह पहला गांव बना है जो कि 100% वैक्सीनेशन यहाँ पे हुआ। पहला स्टेट बना है वेयान विलेज, जो फर्स्ट गांव बना है जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे भारत का पहला गांव बना है वेयान विलेज, जो कि 100% वैक्सीनेशन को पूरा किया और है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। एक अगला न्यूज़ है बिहार का। बिहार रिजर्व 33% सीट फॉर गर्ल्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज।
यह इम्पोर्टेंट है, बिहार का न्यूज़ है, तो आप इसे याद रखेंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में बिहार 33% लड़कियों के लिए सीट को रिजर्व कर लिया है, तो ये अच्छा खबर है। और बिहार के एक और न्यूज़ है, देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है डगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। डगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी कैपेसिटी देखें तो 130.1 मेगावाट है। ये बन कहाँ पर है, किस नदी के ऊपर बन रही है, तो यह बन रही है कोसी नदी के ऊपर, कोसी रिवर पे बन रही है। और ये किस जिला में बन रही है, तो जिला की बात करें आपको पता ही होगा कि सुपौल ज़िला है। इसको बना कौन रहा है, NHDC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बना रहा है। तो डगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य किस ज़िले में बन रही है, सुपौल में। किस नदी पे बन रही है, कोसी पे बन रही है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 130.1 मेगावाट। आप इससे 3-4 और बना कौन रहा है, NHDC बना रहा है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आप 3-4 फैक्ट इसे याद रखेंगे, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है और यह आपके लिए है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर भारत में कहाँ बन रहा है, यह आपका ऑप्शन है। और इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।